नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सैमपॉक स्टोरी में आपका स्वागत है। अब से मैं अपनी सभी कहानियों में से प्रतिदिन एक अध्याय अतिरिक्त दूंगा और आज केवल 3 एपिसोड के लिए सॉरी, लेकिन मुझे कुछ महत्वपूर्ण काम करना है इसलिए मैंने केवल 3 अध्याय अपलोड किए हैं। एक्स्ट्रा चैप्टर आप लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने अपने वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप लोगों को एपिसोड डाउनलोड करने में कोई समस्या है तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा कि लिंक से एपिसोड कैसे डाउनलोड करें। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैमपॉक स्टोरी। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल सैमपॉक। चैप्टर 51 लस्टी शाक आक्रांत। अक्र और वी की करीबी से कोई जल रहा था और वह कोई और नहीं बल्कि नाज थी। नाज की आंखें धीरे धीरे लाल होने लगती है। वह एक साइको किलर की तरह लग रही थी। उसका खून जैसे उसके दिमाग में थमने लगा हो और उसका दिमाग उल्टी दिशा में ही चलने लगा था। उसकी पकड़ दरवाजे के हैंडल पर इतनी ज्यादा कस गई कि उसके हाथ भी लाल पड़ गए थे। वी को अक्र की आरी भी पसंद तो आ रही थी, पर वह सब कुछ इतना जल्दी नहीं चाहती थी। वह तो अभी अक्र को ठीक से जानती भी नहीं थी, इसलिए वह अभी और अक्र को जानना चाहती थी। वही बेचारा अक्र बेवजह ही उसे पेपर वेट से मार पड़ गई। उसके सिर पर हल्का सा लाल निशान बन गया था, क्योंकि पेपर वेट वी ने बहुत जोर से मारा था। अक्र गुस्से में उसे देख रहा था, तो वी उसे आंखें छोटी करके देखने लगी, लेकिन अक्र अपने सर को पकड़ लेता है। उसके चेहरे पर दर्द भरे एक्सप्रेशन थे। ये देखकर वी को अब गिल्ट फील होने लगा। वह अक्र के हाथ को पकड़ती है जो अक्र के सिर पर था। उसने गिल्टी एक्सप्रेशन के साथ पूछा, क्या तुम्हें जेफ जोर से लग गई है? अक्र उसके हाथ को झटकते हुए गुस्से में बोला, क्या तुम्हें इतनी हिम्मत है कि तुम मुझसे ये सवाल करो कि मुझे जोर से लगी है या नहीं लगी है? ऐसा लग रहा है मैं मरने वाला हूँ। वो उस जगह को मसलने लगा जहाँ अभी अभी वी ने मारा था। वी परेशान नजर आने लगी। वह मन में बोली, क्या ज्यादा जोर से मार दिया मैंने? ये सब मेरे केफ कारण हुआ है, इसलिए मुझे ही इसमें डीफ दवा लगाना चाहिए। इतना कहकर वह जबरदस्ती अक्र के हाथ को उसके सर से हटा देती है और उसके गाल को पकड़कर उसके माथे पर फूंक मारकर बोली, अभी भी डीफ दर्द हो रहा है, चलो हम एचफो हॉस्पिटल चले। उसके फूंक मारने से अक्र अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो मन ही मन वह डेविल स्माइल कर रहा था, फिर अपनी तिरछी नजरों से नाज को देखता है, फिर खतरनाक अंदाज में वी को देखने लगा, जो परेशान होकर उसके चोट पर फूंक मार रही थी। दरवाजे के पास नाज खड़ी होकर यह सब देख रही थी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो वी को खतरनाक नजरों से देखते हुए मन में बोली, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आज पूरे ऑफिस के सामने तुम्हें ऐसे बेइज्जत करूंगी कि तुम जिंदगी भर मेरे अक्र के नाम से भी डरोगी और कभी भी उनके करीब नहीं जाओगी। इतना कहकर वह डेविल स्माइल करने लगी। फिर धीरे से पीछे होकर उसने केबिन के डोर को बंद कर दिया। ऐसा नहीं था कि वी और अक्र ने उसे नोटिस नहीं किया था, उन्होंने उसे नोटिस किया था, बस उस पर ध्यान नहीं दिया था। उसके जाते ही अक्र एक गहरी सांस लेकर मन में बोला, इस साइको को मुझे खुद से दूर करने के लिए और भी कुछ करना होगा, वरना फ्यूचर में वह मेरे लिए मुसीबत बन सकती है। इन सब छोटी छोटी मुसीबत के लिए तो मेरी वोल्कानो वाइफी ही काफ़ी है। वही दूर करेगी उसे इस ऑफिस से भी, शायद इस दुनिया से भी। इतना कहकर वह ऐसे रिएक्ट करने लगा जैसे बहुत बड़ी चोट लग गई हो उसे और वह मरीज हो। वह वी के कंधे पर अपने सर को रखकर कमजोर आवाज में बोला, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे चक्कर आ रहा है। अक्र के ड्रामे में वी फंस गई थी, क्योंकि उसे सच में लग रहा था कि पेपर वेट अक्र को बहुत जोर से लगी थी। वो उसके सिर को सहलाते हुए धीरे से बोली, चलो एचफो हॉस्पिटल चलते हैं। अक्र उसके थोड़ा और करीब जाते हुए अपने हाथ को उसके टॉप के अंदर डालकर उसकी कमर को सहलाते हुए लो वॉइस में बोला, नहीं उसकी जरूरत नहीं है, तुम थोड़ी देर मेरा अच्छे से ध्यान रखो, मैं ठीक हो जाऊंगा। वो अपनी नाक को सिडेक्टिव वे में वी के गर्दन पर रगड़ता है।
वो साफ तौर पर कमजोर होने का नाटक करके वी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। अक्र वी के गर्दन पर अपने होठों को चलाते हुए मुंह बनाकर बोला, वोल्केनो बेबी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। प्लीज कुछ करो। एक काम करते हैं, तुम मुझे रूम में लेकर चलो, शायद मैं थोड़ा बेटर फील करूं। वन वी को भी अक्र की बात सही लगती है। वह अक्र की गोद से उठती है और उसे सहारा देकर रूम के अंदर लेकर जाती है। उसने अक्र की कोट को उतारने में हेल्प की, फिर उसे बेड पर लेटा दिया, मगर अक्र चालाकी से उसे अपने ऊपर गिरा लेता है। वी खुद को संभाल नहीं पाती और उसके ऊपर गिर जाती है। उसकी नाक जैसे ही अक्र के होठों से टकराए, वी अपनी जगह पर जम गई। वो गुस्से में अक्र को देखते हुए बोली, कहीं तुम मेरा फायदा उठाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो। वो शक भरी नजरों से अक्र को देख रही थी। अक्र उससे अपनी नजरें फेर लेता है और एकदम गुस्से से बोला, ठीक है जाओ, मैं मेरा ध्यान खुद रख लूंगा, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि मैं ड्रामा कर रहा हूँ, तुम्हारा फायदा उठा रहा हूँ, तो अगली बार से मेरे पास मत आना, जाओ यहाँ से। उसे यह बोलकर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। वी उसके चेहरे को देखती हैं। अक्र की एक्टिंग स्किल्स बहुत कमाल की थी। वी को अब थोड़ा और गिल्ट फील होने लगा। उसने अपने होठों को दबाया, फिर धीमे से बोली, अच्छा ठीक है, मुझे बताओ डीफ दवा कहाँ है, मैं अल्फ लगा दूंगी। अक्र ने उसकी तरफ नहीं देखा। ऐसा लग रहा था अब वह वी से बात करने के मूड में नहीं है, इसलिए वी मुंह बनाते हुए खुद ही फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढने लगी। काफी देर ढूंढने के बाद वी को फर्स्ट एड बॉक्स नहीं मिला, तो परेशान होकर वो अपने बाल को खुजाने लगी। वही वी को परेशान होता देख अक्र को बहुत अच्छा लग रहा था। वो मजे से बेड पर लेटा हुआ था। तभी अक्र का फोन बजा, लेकिन अक्र कॉल रिसीव करता उससे पहले ही वी बेड पर कूद गई और अक्र के जेब से फोन निकालकर स्क्रीन पर देखती है तो ये राज का कॉल था। उसने जल्दी से कॉल रिसीव करके कहा, ओ एस फॉर सीक्रेट, डी फॉर दवा कहाँ है, जो चोट पर एल लगाते हैं। वी की आवाज सुनकर राज, जो अक्र को कुछ बहुत ही सीरियस बात बताने वाला था, वह रुक गया। फिर हैरानी से बोला, मैडम आप? मैडम मेरा नाम राज है, सीक्रेट नहीं। वी मुंह बनाकर बोली, मुझे मत एस्फ सिखाओ, डी फॉर दवा लेकर आओ। वी कॉल कट करके फोन को बेड पर फेंक देती है, फिर बेड से उतरते हुए दरवाजे के पास गई और पलटकर अक्र से बोली, मैं डी फॉर दवा लेकर आती हूँ। अक्र कुछ कहना चाहता था, मगर वी तब तक केबिन से जा चुकी थी। उसके जाते ही अक्र ने जल्दी से अपने फोन को उठाया और राज को दोबारा कॉल लगा दिया। राज ने जैसे ही कॉल रिसीव किया, अक्र सीरियस आवाज में बोला, व्हाट? तो दूसरी तरफ से राज ने उसे कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर अक्र अपने माथे को सीरियस होकर मसलने लगता है। कुछ देर राज की बात सुनकर अक्र अपने होठों को दबाता है और दरवाजे की तरफ देखकर गंभीर स्वर में बोला, फाइन, इन्वेस्टिगेशन जारी रखो, कहकर वह कॉल कट कर देता है। फिर कुछ सोचते हुए वही ड्रॉवर में रखी एक फाइल को निकालकर उसे पढ़ने लगा। वही वी दवा लेने के लिए सबसे नीचे वाले फ्लोर पर आ जाती है। वह जैसे ही लिफ्ट से बाहर निकली, नीचे नाज अपने हाथ में कॉफी लेकर खड़ी थी। उसके चेहरे पर गुस्सा झलक रहा था। लिफ्ट खुलने की आवाज सुनकर वह पलटकर देखती है तो उसे वी नजर आए। वी को देखते ही उसकी आंखों में एक चमक आ गई। फिर वह अपनी चमकती आंखों से अपनी कॉफी को देखती हैं, जो बहुत ही ज्यादा गर्म थी। नाज अपने मन में बोली, आज तो तुम गई, कम से आज अक्र सर खुद तुम्हें धक्के मार के यहाँ से बाहर निकलेंगे। कहते हुए वह अपने होठों को मोड़ लेती है। वहीं दूसरी तरफ महिमा खाना सवेकर देती है। उसके माथे से पसीना निकल रहा था। उसने किसी तरह खुद के डर को काबू किया हुआ था। फिर वह जल्दी से वहां से जाने लगी, मगर ध्रुव उसे रोकते हुए बोला, रुको। उसकी आवाज किसी को भी मदहोश कर दे, मगर उसकी आवाज में जो कड़कपन था वो किसी को भी अंदर से डरा सकता था। महिमा रुक गई और बहुत ही धीमी आवाज में बोली, ये सर,
उसकी नज़र झुकी हुई थी, पर उसने कुछ कहा नहीं। ध्रुव उसे एक्सप्रेशनलेस भाव से देखता है। उसकी आंखों में ऐसे इमोशंस थे जैसे वह महिमा से पहली बार मिला हो और वह महिमा को जानता ही ना हो। उसने महिमा से कहा, मेरी गर्लफ्रेंड को सर्व करो। गर्लफ्रेंड शब्द सुनकर महिमा के दिल में हल्का सा दर्द हुआ, मगर वह हल्की मुस्कुराहट के साथ सामने बैठी लड़की को देखती हैं, जिसने बहुत ही शॉर्ट कपड़े पहने हुए थे। उसने पर्पल कलर का ड्रेस पहना था और भर भर के मेकअप लगाया था। उसे देखकर महिमा अजीब तरह से मुंह बनाकर मन में बोली, तो इसे ये डायन पसंद आई है। इसे देखकर तो भूत भी भाग जाए। फिर वह अपनी हंसी को कंट्रोल करने लगी, क्योंकि वह लड़की सच में बहुत गंदी लग रही थी। उसे दिल में एक सुकून मिल रहा था इस लड़की को देखकर। फिर जल्दी से खाना सर्व करके वहां से भाग गई। उसने बहुत मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल की थी, इसलिए रूम से बाहर निकलते ही वह जोर जोर से हंसने लगी। उसने खुद को संभालने के लिए रेलिंग को पकड़ लिया और हंसते हुए बोली, तो इस गधे ने इस डायन के लिए मुझे धोखा दिया। ओ गॉड, मेरे दिल को कितनी तसल्ली मिल रही है, यह मैं ही जानती हूँ। मुझे कितना अच्छा लग रहा है। महिमा अपनी हंसी को अब कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। उसके बाद महिमा वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद ध्रुव और वह लड़की रूम से बाहर निकले। ध्रुव उस दिशा में अपनी आंखें छोटी करके देखने लगा जहां से महिमा जा रही थी। फिर वह एक्सप्रेशनलेस भाव से वहां से जाने लगा। वह लड़की भी मुस्कुराते हुए दूसरे दिशा में चली गई। महिमा खुश होकर अपना काम कर रही थी और साथ में गा भी रही थी, ला 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 ला। मेरे दिल को सुकून मिल रहा है। आय हाय, कितना अच्छा लग रहा है। आय हाय। वह गाना गाते हुए ऐसे ही अपना काम कर रही थी। वह एक कस्टमर को कॉफी देने जा रही थी। अचानक ही कोई उसके पीछे आकर खड़ा हो गया, जिस कारण वह सारा कॉफी उस इंसान के ऊपर गिर गया। महिमा अपने मुंह पर हाथ रखकर शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ सामने खड़े इंसान को देखकर बोली, आप। उसकी आंखें चौड़ी हो गई थी, क्योंकि सामने ध्रुव गुस्से में खड़ा था। उसने दांत पीसते हुए अपनी हालत देखी और महिमा को धमकी दी, अंडस को इसके लिए अब तुम्हें पे करना होगा। कहते ही खतरनाक वो तरीके से मुस्कुराया। वही महिमा की डर के हालात खराब हो गई। वहीं दूसरी तरफ जो साइको इंसान वी के पीछे काफी वक्त से पड़ा था, वो मिस्टर राणा से मिलने के बाद से ही कहीं खोसा गया था, मगर अचानक से वह दोबारा वापस आ गया। वह अक्र के ऑफिस के बाहर खड़ा था। वो अपनी कार में बैठा हुआ था। उसने ऑफिस को देखते हुए बड़े ही खतरनाक अंदाज में कहा, उस राणा ने मेरी बेइज्जती करके अच्छा नहीं किया। अब मैं उसकी बेटी को इस दुनिया से अलग कर दूंगा। इस दुनिया से उसका नामो निशान मिटा दूंगा अब मैं उसका। कहकर वह हंसने लगा, फिर गुस्से में दांत पीस लेता है। वही वी ऑफिस के बाहर जा रही थी। नाज उसे एविल नजरों से देखते हुए उसके आगे अपने पैर को लगा देती है। उसे लगा वी गिरेगी, पर अचानक ही उसकी जोरदार चीख वहां गूंज उठी, आह। तो सभी उसे हैरानी भरी नजरों से देखने लगे। नाज अपनी कॉफी के कप को डेस्क पर रख देती है और अपने पैर को पकड़कर उछल उछल कर रोने लगी। आउच, आह। वह चिल्लाते हुए अपने आंसू भरी आंखों से वी को देखती हैं, जो उसे खतरनाक मुस्कुराहट के साथ देख रही थी, क्योंकि नाज ने जब अपना पैर लगाया था तब वी ने चालाकी से अपने पैर को बहुत ही जोर से उसके पैर पर मार दिया था। वी उसे इग्नोर करके जाने लगी, तो नाज गुस्से में उसकी पीठ को देखते हुए बोली, अंडस्को, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नुकसान पहुंचाने की? आक्रांत सर कभी भी यह बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई मुझे नुकसान पहुंचाए, समझी? वी का रुकने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने अक्र का नाम सुना अचानक ही उसके कदम अपनी जगह पर रुक जाते हैं और वह पलटकर नाज को ऊपर से नीचे तक देखने लगी। वी की एक्सप्रेशन देखकर नाज को ऐसा लगा जैसे वी को बहुत जलन हो रही है, इसलिए वह अपने दर्द को भूलकर मुस्कुराते हुए एटीट्यूड से बोली, देख क्या रही हो? भले ही तुम अक्र सर के केबिन
तकिया बिस्तर तक ही क्यों न पहुंच जाओ, पर वह सिर्फ मेरे रहेंगे। उन्होंने खुद मुझसे कहा था वो मुझसे शादी करेंगे, और वह सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं। तुम बस उनका एक टाइम पास हो। नाज गुस्से और जलन में कुछ भी बोले जा रही थी। वहां मौजूद आसपास एम्प्लॉय एक दूसरे को देखने लगते हैं और चल रहे तमाशा का आनंद लेने लगे। वी धीरे धीरे चलकर नाज के सामने खड़ी हो गई, फिर अपने एक आईब्रो ऊपर करके पूछती है, क्या सच में वह तुमसे प्यार करता है? नाज एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस से बोली, हाँ। वी उसे आंखें छोटी करके देखने लगी। कंटिन्यू। क्या वी नाज को सिखाएगी सबक? क्या था महिमा और ध्रुव का पास्ट? क्या करेगा वो मिस्टीरियस में वी के साथ? जानने के लिए बने रहे। स्टोरी अपडेट के लिए व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें 111। https skeptical smiley face whatsapp.com/channel/0029 WATIP 1HSQ 761 UC3E2F। रेटिंग और रिव्यू देना ना भूले, साथ में लाइक शेयर और कमेंट भी करें 11। थैंक यू। लाइक शेयर कमेंट एंड subscribe to my YouTube channel Sampox Story. Like share comment and subscribe to my YouTube channel। 52 वी का एक्सीडेंट तुम्हें प्यार हो गया है? वी घूर के नाज को देख रही थी और नाज उसे घूर रही थी। नाज एटीट्यूड के साथ अपने कमर पर हाथ रखते हुए बोली, बेहतर होगा तुम आक्रांत सर से दूर रहो, वह सिर्फ मेरे हैं। वी उसकी आंखों में गौर से देख रही थी। उसे नाज की आंखों में अक्र के लिए पागलपन साफ नजर आ रहा था। ये देखकर वी अदा के साथ अपने एक हाथ को डेस्क पर रख लेती है, फिर नाज को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, अंडरस्को एनफा नहीं रहूंगी दूर। तो क्या कर लोगी तुम? नाज भड़कते हुए बोली, मैं क्या कर सकती हूँ, तुम्हें इसका अंदाजा भी नहीं है। वह सिर्फ मेरे हैं, सिर्फ और सिर्फ मेरे। बेहतर होगा तुम दूर रहो उनसे। क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? मौत शब्द सुनकर वी हल्का सा हंसी। उसने अपने होठों को दबाते हुए कहा, क्या तुम मुझे एम मौत से डराने की कोशिश कर रही हो? अगर ऐसा है तो तुम। इतना कहते ही वह रुकी, फिर नाज की तरफ झुकते हुए बहुत ही धीरे से बोली, तो ये तुम्हारी जीफ गलतफहमी है कि तुम मुझे मौत के नाम से डरा सकती हो। वीफो वोल्कानो नाम है मेरा। वोल्कानो मीन्स तो पता ही होगा ना, जेफ ज्वालामुखी होता है। मैं भी किसी ज्वालामुखी से कम नहीं हूँ। अगर ज्यादा मेरी जेफ जिंदगी में घुसने की कोशिश की तो ऐसे जेफ जलाऊंगी कि कोई भी डीफ डॉक्टर तुम्हारा इलाज नहीं कर पाएगा, समझी? इतना कहकर वी वहां से जाने लगती है, लेकिन नाज पलटकर गुस्से से उसे थप्पड़ मारने वाली थी। वी अपनी जगह पर रुक गई। वह थप्पड़ उसके गालों को छूता उससे पहले ही वी नाज के हाथ को पकड़कर बेरहमी से मरोड़ देती है, फिर एक जोरदार थप्पड़ नाज को मार देती है। नाज का चेहरा एक तरफ झुक गया था। उसके गालों पर वी के 4 उंगलियों के निशान साफ नजर आ रहे थे, जो लाल पड़ चुके थे। नाज को ऐसा लग रहा था जैसे उसके गालों पर वी ने थप्पड़ नहीं मारा, बल्कि एक बड़ा सा पत्थर उठाकर फेंक दिया हो। नाज की आंखों में आंसू आ गए। वह अपनी लाल आंसू भरी आंखों से वी को गुस्से से देखते हुए बोली, तुमने यह अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। कहते हुए वह अपनी कॉफी को देखती हैं, जो अभी भी बहुत गर्म थी। अपनी कॉफी को देखते हुए उसके होठों पर एक डेविल मुस्कान आ गई। वो फिर नफरत से वी को देखती हैं। वी उसके इरादों को जान चुकी थी। नाज उस कॉफी को उठाती उससे पहले ही वी उस कॉफी को उठाकर उसे बेरहमी से नाज के चेहरे पर फेंक देती है। नाज का चेहरा जलने लगा था। वह जोर से चीखी, आह! सभी लोग अपने मुंह पर हाथ रख कर खड़े थे और डरे हुए थे। वी इस वक्त बहुत गुस्से में थी। वो उस कॉफी के कप को जमीन पर फेंकती है और अपनी लाल आंखों से नाज को देखते हुए बोली, एफ आइंदा से हिम्मत मत करना ऐसा सोचने की भी। अभी तो सिर्फ एफ कॉफी फेंकी है, आगे मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। एफ समझी तुम? इतना कहकर वह वहां से जाने लगती है। उसे जाते हुए देखकर नाज नफरत से अपनी नजरों को नीचे कर लेती है। उसके होठों पर साइको वाली मुस्कुराहट थी।
वह मन ही मन बोली, ये तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। तुमने मेरे चेहरे पर यह काफी फेंकी है ना, मैं तुम्हारे चेहरे को बर्बाद कर दूंगी। अपने उस बिगड़े हुए चेहरे को देखकर तुम्हें खुद पर ही गुस्सा आएगा। तुम्हें खुद से नफरत होगी कि क्यों तुमने मुझसे दुश्मनी करी। इतना कहकर वह मन ही मन प्लान्स बनाने लगती है कि वी के चेहरे को वह कैसे बर्बाद करें। कुछ ही देर में वी राज से ऑइंटमेंट ले आती है, क्योंकि राज उसे ऑफिस के बाहर ही मिल गया था। फिर वह ऑफिस में जाकर अक्र को ऑइंटमेंट लगा देती है। भी बहुत ही आराम से ऑइंटमेंट लगा रही थी। अक्र की नजरें तो सिर्फ वी पर ही टिकी हुई थी। वह वी से अपनी नजरें हटा ही नहीं पा रहा था। अक्र का दिल जोरों से धड़क रहा था। शायद वह कहीं ना कहीं अब अपनी फीलिंग्स को समझ रहा था। वी उसके चोट पर दवा लगाकर अनजाने में ही उसे किस कर देती है। जब उसे एहसास होता है कि उसने क्या किया है, तो उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गई। वही अक्र भी अपनी जगह पर जम गया था, पर उसकी आंखों में वी के लिए इस वक्त चाहत नजर आ रही थी, जिसे अक्र खुद भी नहीं समझ पाया था। वी उसे ऐसे देखकर हल्का सा शर्मा जाती है। फिर हड़बड़ाते हुए बोली, अंडरस्को, मुझे जाना है। कहते ही वह ऑइंटमेंट को बेड पर फेंक देती है और वहां से भाग जाती है। उसके जाते ही अक्र अपने होश में आया। उसने अपने होठों पर हाथ रखा, जहां पर वी ने कुछ देर पहले किस किया था। फिर वह अपने बालों में हाथ फेरते हुए मुस्कुराने लगा। उसे इस वक्त बहुत अच्छा लग रहा था। वह पीठ के बल बेड पर लेट गया और सीलिंग को देखते हुए वी के बारे में सोचने लगा। अक्र खुद से ही बोला, कहाँ मैंने सोचा था उसे थप्पड़ के बदले के लिए मैं उसके करीब जाऊंगा, लेकिन ये तो मेरे ही दिल के करीब आ रही है। क्या करूं मैं, कहकर वह फिर से उस अनजाने से किस को याद करने लगा। याद करते करते उसका हाथ कब उसके होठों पर दोबारा चले गए, उसे पता भी नहीं चला। फिर वह उठा और अपने काम को करने लगा। लैपटॉप ऑन करते ही उसने खुद से कहा, पागल कहीं की। इम्पोर्टेंट नोटिस टाइम माय फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैमपॉक्स स्टोरी। कृपया मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद। और यदि आप नई कहानियाँ चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब चैनल देख सकते हैं। मैंने 5 नई कहानियाँ शुरू की हैं। 1. Anger's love wrong to write a rebirth story. 2. Rebirth of my mafia wifey. 3. My passionate mafia love. 4. My crazy volcano wifey. 5. हमारी सियासत रॉयल ब्रदर्स। Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel for more episodes. Starting the chapter. वही वी ऑफिस से बाहर निकलते ही हल्का सा मुस्कुराती है। उसने भी अनजाने में अपने होठों पर हाथ रख लिया। फिर मुंह बनाते हुए बोली, वह तो एल्फा लस्टी शार्क है, मैं उसके बारे में क्यों सोचूं, कहकर वी वहां से जाने लगती है। उसने अक्र को बताया भी नहीं था कि वह जा रही है। वहीं कुछ दूरी पर एक ब्लैक कलर की कार में वही इंसान बैठा था जो वी को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था, लेकिन आज उसकी आंखों में जुनूनियत की जगह गुस्सा नजर आ रहा था। वह वी को देखकर हंसते हुए बोला, लगता है प्यार का रंग धीरे धीरे चढ़ने लगा है, पर मैं इस प्यार को पूरा नहीं होने दूंगा। उससे पहले ही इस प्यार की डोर को काटकर फेंक दूंगा, कहकर वो ठहाके मार के हंसने लगा। वी रोड क्रॉस कर रही थी। वो इस वक्त रोड के बीचों बीच थी। तभी उस मिस्टीरियस आदमी ने वी को टक्कर मारने की कोशिश की, पर वी एकदम से हट गई। उसका दिल घबराहट से धड़कने लगा। फिर वो गुस्से में चलाई, जब सिर्फ चलाना ही नहीं आता तो जीप गाड़ी लेकर निकलते ही क्यों हो तुम लोग। वी गुस्से से अपना पैर पटक कर उस कार को देख रही थी। फिर वह वहां से चली जाती है। वही अक्र पूरे दिन ऑफिस में काम करता है, पर आज उसके दिमाग में केवल वी ही छाई हुई थी, इसलिए वह ढंग से अपना काम नहीं कर पाया। शाम के 5 बजे रहे थे। अक्र अपनी घड़ी में टाइम देखता है, फिर अपनी रोलिंग चेयर पर बैठकर गोल गोल घूमने लगा। राज, जो अभी अभी केबिन के अंदर आया था, वह अक्र की ये हरकत को देखकर शॉक था। उसने खुद से कहा, यह मेरे प्रेसिडेंट ही है ना, या कोई और है।
वह थोड़ा करीब जाता है। वही अक्र की नजरें जैसे ही राज पर पड़ी, वह एकदम सीरियस होकर बैठ गया। फिर गुस्से में बोला, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? क्या कभी कोई हैंडसम प्रेसिडेंट नहीं देखा? राज एकदम से हड़बड़ा गया। फिर डरते हुए बोला, अंडस्को प्रेसिडेंट ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन आज आप थोड़े खुश लग रहे हैं। मैंने आपको कभी ऐसा नहीं देखा। अक्र कहता है, अपने काम पर ध्यान लगाओ, समझे? इतना कहते ही वह किसी को कॉल करता है। दूसरी तरफ से जैसे ही किसी ने कॉल रिसीव किया, अक्र अपने ठंडे स्वर में बोला, वही मिलो जहां हम हमेशा मिलते हैं। इतना कहकर कॉल कट कर देता है और ऑफिस से निकल जाता है। राज तो अभी भी हैरान था। वह बड़बड़ाया, कुछ तो गड़बड़ है। मुझे तो लगता है यह मेरे प्रेसिडेंट का कोई बहरूपिया है, या फिर इन पर किसी ने जादू कर दिया। वही अक्र ऑफिस से निकल चुका था। उसकी कार सीधे एक बार के सामने रुकती है। बार के अंदर पहुंचते ही अक्र सबसे कोने वाले सोफे पर जाकर बैठ गया। उसने एक वाइन ऑर्डर की और सामने बैठे इंसान को देखकर 2 ग्लास में वाइन निकलता है। अक्र के सामने कोई और नहीं बल्कि ध्रुव बैठा हुआ था। ध्रुव अपनी वाइन को उठाकर उसे हिलाते हुए इंटरेस्ट के साथ सवाल करता है, तुमने आज खुद से मुझे बुलाया? इंटरेस्टिंग मिस्टर आक्रांत ओबरॉय, तुम्हारी हरकतें कुछ बदली बदली सी नजर आ रही है। अक्र उसे गुस्से में घूरता है। फिर सोफे पर टेक लगाते हुए वह अपने हाथ में पकड़ी वाइन की ग्लास को देखने लगा। उसने एक सीप लिया और धीरे से कहा, मुझे लगता है मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो चुका हूँ। सोचा था थप्पड़ का बदला लूंगा, लेकिन ध्रुव हल्की मुस्कुराहट के साथ उसके मजे लेते हुए उसकी बात को पूरा करके आगे बोला, लेकिन बदला लेने के चक्कर में तुम खुद बदल गए। अक्र मुंह बनाकर बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे कहने का मतलब है। ध्रुव फिर से बीच में बोला, तुम्हारे कहने का मतलब मैं समझ रहा हूँ। ये बात तुम्हें अभी से समझ आई है, पर मुझे तो शुरू में ही समझ आ चुकी थी कि तुम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो चुके हो। शायद प्यार भी हो गया है। प्यार शब्द अक्र के कान में गूंजने लगे और उसके आसपास जैसे रोमांटिक सॉन्ग बजने लगा था। पर अचानक ही वह अपने होश में आते हुए बोला, कुछ भी मत बोलो, ऐसा कुछ नहीं है। ध्रुव अक्र को घूर के देखता है। काफी देर तक दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। लगभग आधे घंटे बाद ध्रुव अचानक ही बोला, बेहतर होगा सही वक्त पर उसे अपना बना लो, कहीं देर न हो जाए। ऐसी गलती मुझसे हो चुकी है, जिसे कैसे सुधारना है मुझे बहुत अच्छे से पता है, पर बड़े भाई होने के नाते मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम ऐसी गलती मत करना। अगर तुम अपनी फीलिंग्स को लेकर कंफर्म नहीं हो तो उसके साथ टाइम स्पेंड करो, उसे डेट पर लेकर जाओ। हो सकता है तब तुम अपनी फीलिंग को समझ पाओ कि तुम सिर्फ अट्रैक्ट नहीं हो बल्कि उससे प्यार कर बैठे हो। अक्र, मैंने वी के बारे में पूरी इन्वेस्टिगेशन की है। कई लोग हैं जो उसके दुश्मन बन बैठे हैं और कई उसे पाना चाहते हैं। अगर तुमने सही वक्त पर सही डिसीजन नहीं लिया तो उसे खो दोगे, तब तुम्हें बहुत पछतावा होगा, लेकिन पछताने का भी कोई फायदा नहीं होगा। ध्रुव की यह बातें थोड़ी कंफ्यूजिंग थी। अक्र उसे समझ नहीं पाया। वह ध्रुव से सवाल करना चाहता था, लेकिन ध्रुव उठा और वहां से चला गया। अक्र बस उसे देखते रह गया। उसके बाद वह गुस्से में वाइन की बोतल को फेंकते हुए बोला, यह मुझे और कंफ्यूज करके चला गया। डैम इट, अब मैं क्या करूं? अक्र अपने बालों में हाथ फेरते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। ध्रुव की बातें उसके कानों में गूंज रही थी। उसका दिल काफी एक्साइटेड भी हो रहा था, पर अजीब सी घबराहट हो रही थी, क्योंकि ध्रुव ने कुछ ऐसी बातें कही थी जो थोड़ी अजीब थी। अक्र खड़ा हुआ और अपनी कोट को हाथ में लेते हुए बाहर निकल गया। वह अपनी कार में बैठता है। तभी उसके दिमाग में कुछ आया। उसने किसी को कॉल करते हुए सीरियस आवाज में ऑर्डर दिया, मैं जो कुछ भी कहने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनो। वो काफी देर तक बात करता है, फिर कार स्टार्ट करके वहां से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ वी मिस्टर राणा के ऑफिस आ चुकी थी। वह पूरे दिन वहीं पर थी। वी मिस्टर राणा की तरह ही बहुत इंटेलिजेंट थी। कभी कभी बिजनेस में उनकी हेल्प भी करती थी।
पर इस बारे में मिसेज राणा को कुछ नहीं पता होता था। आज भी उसने कई सारी मीटिंग्स अटेंड की मिस्टर राणा के साथ। फिर वो उनके साथ ही लगभग 6 बजे ऑफिस से बाहर के निकली। दोनों बहुत खुश नजर आ रहे थे। मिस्टर राणा ने अपने एक हाथ को वी के कंधे पर रखा हुआ था और दोनों किसी बारे में बात करते हुए हंस रहे थे। मिस्टर राणा वी के लिए कार का ओपन करते हुए बोले, आज हमारी स्पेशल फादर और डॉटर वाली डेट है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। सोचो अगर तुम्हारी मॉम को पता चल गया तो वह हमसे कितनी जलेंगी। वी खुश होकर बोली, मजा आएगा डी फॉर डैडी। डी फॉर डार्लिंग का जे फॉर जलन वाला चेहरा देखकर दोनों एक दूसरे को हाई फाई देकर हंसते हैं। वही सभी बॉडीगार्ड्स मिस्टर राणा और वी तो इस तरह देखकर हल्का सा मुस्कुराते हैं। मिस्टर राणा जैसे ही कार में बैठने को हुए तभी उनका फोन बजा। कॉल देखते ही उनका चेहरा सीरियस हो गया। वह कार से बाहर निकलकर कुछ दूरी पर गए और बात करने लगे। धीरे धीरे उनके चेहरे के एक्सप्रेशन काफी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। वी उन्हें गौर से देख रही थी। मिस्टर राणा कुछ देर बाद बात करके वापस आते हैं। मिस्टर राणा के चेहरे पर चिंता के भाव देकर वी ने पूछा, डी फॉर डैडी क्या हुआ? मिस्टर राणा थोड़े परेशान थे। उन्होंने वी के माथे पर प्यार से किस करके कहा, हम किसी और दिन डेट पर चलेंगे। आज कुछ जरूरी काम आ गया है। मैं तुम्हें गार्ड के साथ। वी बीच में ही बोली, डी फॉर डैडी कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी। मिस्टर राणा को जरूरी काम था इसलिए वह तुरंत वहां से चले जाते हैं, पर वह कुछ गॉड्स छोड़कर गए थे। ठीक उसी वक्त वी के पास किसी का मैसेज आता है। वो उस मैसेज को देखकर अपने होंठ को काटने लगती हैं। फिर कुछ सोचकर वह मुस्कुराते हुए कार को स्टार्ट कर देती है और वहां से निकल जाती है। इस वक्त उसके आसपास कई सारे गॉड्स थे। वी एक मॉल के सामने रुकी। वह जल्दी से भागते हुए मॉल के अंदर जाती है और कुछ देर बाद जब वह वापस आती है तो उसने इस वक्त रेड कलर का वन पीस पहना था जो बैकलेस था और उसकी पर्सनैलिटी पर बहुत ही ज्यादा जच रहा था। वी ने अपने बालों को खोला था और हल्का सा मेकअप किया था। वह एटीट्यूड के साथ चल कर आ रही थी। वह इतनी क्यूट और एलिगेंट लग रही थी कि सब उसे देख रहे थे। वी अपनी फरारी में बैठी और उसे स्टार्ट कर देती है। उसने अपने गार्ड्स को आने से मना कर दिया था। वह वहां से निकल जाती है लेकिन उसके गार्ड्स दूर से ही उसका पीछा कर रहे थे। वी हल्का सा खुश थी। पता नहीं वह किस बारे में सोच रही थी। उसकी कार एक सुनसान एरिया को क्रॉस करते हुए गुजरने वाली थी। अचानक ही वी के पीछे जो उसका गार्ड्स थे उन सभी की कार एक साथ खराब हो गई और वह सभी अब भी का पीछा नहीं कर पा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ एक होटल की टेरेस पर अक्र खड़ा था और चमक रहे चांद को देख रहा था। आसपास का एरिया बहुत ही खूबसूरत और सजा हुआ था। अक्र ने ब्लैक कलर का टक्सीडो पहना हुआ था। रोमांटिक माहौल देखकर साफ पता चल रहा था कि उसने कितनी तैयारी की थी आज। अक्र चांद को देखते हुए सीरियस आवाज में बोला, आज हमारी फर्स्ट डेट होगी। आक्रांत ओबरॉय और मिसेज वी। आक्रांत ओबरॉय की फर्स्ट डेट कहकर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है पर उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे एक अनजाना डर लग रहा था। दूसरी तरफ वी एक ब्रिज के पास पहुंची थी। उस जगह पर वी के अलावा और गार्ड नहीं थे। ये देखकर वी को थोड़ा अजीब लगा पर फिर वह कार की स्पीड को बढ़ा देती है। अचानक ही उसकी कार पर किसी ने फायरिंग की। गोली सीधा टायर पर लगी थी इसलिए वी की कार अनकंट्रोल होकर इधर उधर होने लगी और वह सीधा ब्रिज की रेलिंग से टकरा गई। वी का सर स्टीयरिंग व्हील पर टकराते टकराते बचा। वह घबराते हुए आसपास देखने लगी। उसने कार को स्टार्ट करने की कोशिश की पर स्टार्ट नहीं हुई। फिर वह जैसे ही कार से निकलने की कोशिश करती है अचानक ही एक ट्रक उसकी कार को टक्कर मारती है। वी की कार उड़ते हुए काफी दूर जा गिरी। वी की कार उल्टी पड़ी हुई थी। उसके सर से खून बहने लगा था। वो बहुत कोशिश कर रही थी कार से निकलने की पर कार का डोर ओपन ही नहीं हो रहा था।
फिर वह अपने फ़ोन को जल्दी से उठाकर किसी को कॉल करने की कोशिश करती है। वही ट्रक के बगल से एक कार आकर रुकी। उसमें से नाज बड़े ही एटीट्यूड के साथ निकली। उसने वी की कार को देखते हुए हंसकर कहा था ना, तुमने कॉफ़ी को मेरे चेहरे पर फेंककर बहुत बड़ी गलती की है। अब मैं तुम्हारे चेहरे को ऐसे बर्बाद करूंगी कि तुम आक्रांत सर क्या किसी को भी अपना चेहरा दिखाने के लायक नहीं बचोगी, कहकर वह हंसने लगी। कंटिन्यू। चैप्टर 53 वी की मौत। वी कार से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो निकल नहीं पा रही थी। बहुत ही मुश्किल से वी अपने फ़ोन को उठा पाती है। वह अपने फ़ोन का लॉक खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके माथे पर इतनी चोट लगी थी कि वह ठीक से अपनी आंखें खोलकर देख भी नहीं पा रही थी। उसने किसी तरह अनलॉक तो खोल लिया, पर उसे मिस्टर राणा का नंबर नहीं मिल रहा था। पर उसे अख्र का नंबर मिला। वह जैसे ही उसे कॉल करने वाली थी, तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज पड़ी, जिसे सुनकर वी के हाथ रुक गए। कहा था ना, तुम्हें मुझसे दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। आक्रांत सर सिर्फ मेरे हैं, उनके लिए क्या कुछ नहीं किया मैंने। उन्हें पाने के लिए मैंने अपने असली पहचान तक छुपाई और यहाँ उनके ऑफिस में एक छोटी सी एम्प्लॉय बनकर काम किया, ताकि उनकी एक झलक देख सकूं। पर तुम उन्हें मुझसे छीनना चाहती हो। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं कभी भी ऐसा होने दूंगी? अब वक्त आ गया है कि तुम ये दुनिया छोड़कर चली जाओ। फिर मैं और आक्रांत सर साथ में बहुत खुश रहेंगे। इतना कहते ही नाज हंसने लगती है। वी की कार उल्टी पड़ी थी, पर किसी तरह वह बाहर खड़ी नाज को देखने की कोशिश कर रही थी, पर नाज का चेहरा ठीक से दिख ही नहीं रहा था। नाज घुटने के बल नीचे बैठ जाती है। फिर उसने अपने पीछे खड़े एक आदमी को कुछ इशारा किया, तो वह आदमी कार का गेट को खोलकर वी को बाहर निकालने की कोशिश करता है। लेकिन इतना भयानक एक्सीडेंट होने के बाद वी की हालत बहुत खराब थी। एक तो उसके सिर में बहुत ज़्यादा चोट आई थी, और उसके पैर में भी काफ़ी चोट लगी थी, जिस कारण वह ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही थी। लेकिन वी ने जैसे ही नाज को देखा, उसकी आंखें गुस्से में लाल हो गई। वह एकदम से नाज की गर्दन को पकड़ते हुए गुस्से में बोली, अंडरस्को, ये तुम्हें बहुत एम्फो महंगा पड़ेगा। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसा केफ करने की? उसने इतना कहा ही था कि तभी नाज का बॉडीगार्ड वी के हाथ पर जोर से मार देता है। वी तो पहले ही काफी कमजोर हो चुकी थी, इसलिए इस वार से उसके हाथ में बहुत दर्द होता है, और वह एक कदम पीछे लड़खड़ाते हुए जमीन पर बैठ गई। उसकी हालत देखकर नाज हंस कर बोली, देखो तो जरा इसकी क्या हालत हो गई है। ऑफिस में मुझ पर कितना एटीट्यूड झाड़ रही थी। तुम्हें पता है, तुम इतनी कमजोर ना होती, लेकिन जब तुम मॉल में अपने कपड़े बदलने गई थी ना, उस वक्त मैं तुम्हारी कार में एक ऐसा केमिकल डलवा दिया था जो तुम्हें अंदर से धीरे धीरे कमजोर कर देगा और तुम अपने होश गंवा बैठोगी। देखो अब तुम अपने होश में भी नहीं हो, कहकर वह फिर से हंसने लगती है। वी उसका सामना करने के लिए तैयार थी, पर उसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी, क्योंकि वह केमिकल धीरे धीरे उसे अंदर से तोड़ रहा था। नाज एकदम साइको की तरह लग रही थी। उसने वी के चेहरे को पकड़ लिया और दांत पीसते हुए बोली, तुमने गर्म कॉफी मेरे चेहरे पर फेंकी थी ना, अब देखो मैं तुम्हारा चेहरे को कैसे बर्बाद करती हूँ। कहते ही वह अपने एक हाथ को आगे करती है, तो उसका गार्ड उसके हाथ पर कांच रख देता है। नाज उस कांच को देखते हुए और ज्यादा हंसने लगती है। वह कांच को अपने आंखों के सामने करके उसे अजीब नजरों से देख रही थी। वी अपनी नजरें उठाकर उसे देख भी नहीं पा रही थी। नाज ने एकदम से वी के चेहरे पर उस कांच को मार दिया। वी के लेफ्ट गाल पर उस कांच का निशान साफ नजर आ रहा था। वी की गालों से पानी की तरह खून बहने लगा, और वी एकदम से अपने एक गाल को पकड़ लेती है। दर्द उसके चेहरे पर दिख रहा था, लेकिन उस केमिकल का असर इतना था कि वो कुछ भी सोच समझ नहीं पा रही थी। उसका शरीर ढीला पड़ रहा था। नाज उसके खून को देखकर फिर आसमान को देखकर हंसने लगी। नाज की हंसी बहुत डरावनी थी। आसपास तेज हवाएं चल रही थी।
जो इस सीन को बहुत ही ज्यादा भयानक बना रही थी। वहीं दूसरी तरफ होटल के टेरेस पर अक्र खड़ा था। वह बार बार अपनी वॉच में टाइम देख रहा था। उसने देखा अब तो रात के 9 बजे बज चुके हैं, फिर भी वी नहीं आई थी। अब अक्र को धीरे धीरे गुस्सा आने लगा था, क्योंकि उसने पहली बार किसी के लिए इतनी तैयारी की थी। अक्र वही रखे एक फूल को उठाकर जमीन पर फेंकते हुए बोला, क्या इस लड़की को कोई कदर ही नहीं है? अगर नहीं आना था तो मुझे पहले से बता देती। इस तरह इंतजार करवाने का क्या मतलब है? आक्रांत ओबरॉय ने आज तक कभी किसी के लिए ये सब नहीं किया। आज पहली बार मैंने ये सब किसी के लिए किया है, तो वह लड़की आई ही नहीं। इतना कहकर वह गुस्से में अपने बालों में हाथ फेरता है और इधर उधर टहलने लगता है। आक्रांत को अब ऐसा फील हो रहा था जैसे वी उससे बदला लेने के लिए उसे जानबूझकर इंतजार तो नहीं करवा रही है। वह एक जोरदार पंच रेलिंग पर मारते हुए अपने फोन को निकाल लेता है। फिर जल्दी से किसी को कॉल करके गुस्से में बोला, पता करो वी इस वक्त कहाँ है? दूसरी तरफ से राज ने घबराते हुए कहा, यस प्रेसिडेंट, मैं बस अभी पता करके बताता हूँ आपको। कॉल कट करते ही अक्र अपनी आंखों को बंद कर लेता है और एक गहरी सांस लेता है। कुछ देर बाद उसके बाद दोबारा कॉल आया। अक्र जैसे ही कॉल रिसीव करके कान पर रखता है, दूसरी तरफ से राज की घबराती हुई आवाज सुनाई दी, प्रेसिडेंट, मैडम तो होटल के लिए निकल चुकी थी कब का, और मैंने उनके पर्सनल गार्ड्स का पता किया है जो हर वक्त उनके साथ रहते हैं। उनका कहना है कि वह सब मैडम के साथ ही थे, पर अचानक सभी के कार पंचर हो गए, जिस कारण वह मैडम के पीछे नहीं जा पाए। सर, यह बहुत ही ज्यादा अजीब है। मुझे लगता है मैडम खतरे में है। ये सुनकर अक्र के एक्सप्रेशन बहुत ही ज्यादा कठोर हो जाते हैं। वह अपने कोट को उठाते हुए गुस्से में बोला, पता करो कहाँ है इस वक्त वह। इतना कहते ही अक्र जल्दी से होटल से निकल जाता है। उसका दिल पहली बार इतना ज्यादा घबरा रहा था। ड्राइव करते हुए अक्र के माथे से पसीना भी निकल रहा था। एक डर ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। अक्र ड्राइव करते हुए अपने एक हाथ से अपने बालों में हाथ फेरता है, फिर एक ठंडी सांस छोड़ते हुए खुद से बोला, इतनी रात को तुम अकेले कहाँ जा सकती हो? अक्र ने हर जगह कॉल करके पूछ लिया था, जहाँ जहाँ उसे लग रहा था कि वी जा सकती है, लेकिन वी कहीं पर भी नहीं गई थी। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर राणा इस वक्त एयरपोर्ट पर थे, पर मौसम खराब होने के कारण सारी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई थी। वह भी इस वक्त बहुत ही ज्यादा परेशान नजर आ रहे थे, पर मौसम और भी ज्यादा खराब होने लगा, इसलिए वह अपने गार्ड से बोले, हम सुबह होते ही लंदन के लिए निकलेंगे, अभी चलो। इतना कहते ही वह अपनी कार में बैठ जाते हैं और राणा पैलेस के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ नाज ने वी को देखा, जो बेहोश हो चुकी थी। अब तक नाच वी और उसके बॉडीगार्ड्स अभी भी उसी ब्रिज के पास खड़े थे। वी ब्रिज के एकदम किनारे खड़ी थी। वो खून से वह लथपथ थी। उसके रेड ड्रेस भी अब खून से भीग चुकी थी। उसने अपनी कमजोर मगर लड़खड़ाती हुई आवाज से कहा, ये तुम्हें बीफ बहुत भारी पड़ेगा। कहते ही वी के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि उसे मरने से डर नहीं लग रहा था। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि क्यों उसने उस केमिकल को पहचाना नहीं। वह लापरवाह हो गई थी, इसलिए नाज उस पर हमला कर पाई। नाज मुंह बनाते हुए अपना एक पैर ब्रिज के रेलिंग पर रखती है, फिर उस खंजर को उसकी गर्दन पर फेरते हुए बोली, गुड बाय। अब भूल जाओ कि आक्रांत सर तुम्हारे कभी होंगे। अब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे मौत का मातम मनेगा। इतना कहते ही वह वी के सीने पर खंजर मारने वाली होती है, मगर वी किसी तरह उसके हाथ को पकड़ लेती है। उसने उस खंजर से नाज के गले पर मार दिया और हंसते हुए बोली, अगर मैं मरूंगी भी तो तुम्हें अपने साथ लेकर चलूंगी। वी अपनी पूरी ताकत लगाकर नाज की पेट पर भी चाकू मार देती है, लेकिन नाज के पास उसका गार्ड था। उसका गार्ड वी के हाथ से चाकू छीन लेता है और उसके शोल्डर पर मार देता है। नाज इस वक्त बहुत गुस्से में थी, पर वह दर्द में भी थी, क्योंकि वी
ने उसकी गर्दन और पेट पर चाकू मारा था। वह दर्द से तड़पते हुए जमीन पर बैठ गई और गुस्से में अपने गार्ड से बोली, मार दो इसे, मैं इसे मरते हुए देखना चाहती हूँ। वह गार्ड अजीब नजरों से वी को देखता है। फिर डेविल स्माइल करते हुए वह वी की तरफ बढ़ने लगा। वी हंसते हुए बोली, वी फॉर वोल्कानो इतनी कमजोर नहीं कि ऐसे ही एम फॉर मर जाए। अगर मैं जिंदा बच गई तो तुम के फॉर कभी भी चैन से जी नहीं पाओगी। इसलिए बी फॉर बेहतर होगा मुझे जान से मार दो। अगर मैं वी फॉर वापस आई तो तुम्हें अपने जीने पर भी अफसोस होगा। इतना कहते ही वी खुद अपने कदम पीछे लेती है। पीछे ब्रिज था और बहुत ही गहरी नदी बह रही थी। वी ने लड़खड़ाती हुई कदमों से किसी तरह ब्रिज के रेलिंग को पकड़ा। फिर नास को और उसके बॉडीगार्ड को देखते हुए हंसने लगी। उसकी हंसी बहुत डरावनी थी। वह ब्रिज को मजबूती से पकड़कर बोली, मैं दीफा दुश्मनों के हाथों मरना पसंद नहीं करती, क्योंकि मेरी जेफ जान भी मैं खुद ले सकती हूँ। इसकी इजाजत मैंने केफ किसी और को नहीं दी। आज तुमने मेरे पीठ पीछे वार किया, पर कल मैं एसफ सामने से वार करूंगी। बहुत घमंड है ना तुम्हें। तुम्हारे इस घमंड को टीफ तोड़कर तुम्हारी आंखों के सामने में एफ और अक्र को अपना बनाऊंगी। जस्ट वेट एंड वॉच। इतना कहते ही वी उस रेलिंग पर चढ़ गई। उसका चेहरा खून से लथपथ था। उस पर बहुत सारे घाव थे, क्योंकि नाज ने कांच से उसके चेहरे पर वार किया था, जो अब खराब हो चुका था। वी आसमान को देखती हैं, जो बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और होठों पर मुस्कुराहट। नास का गार्ड अपनी गन निकल कर वी को मारता उससे पहले ही वी उस ब्रिज के ऊपर से छलांग लगा देती हैं। पानी इतना गहरा था कि पता ही नहीं चला वी कहाँ गायब हो गई। नास किसी तरह उठकर नीचे झांक कर देखती है तो हर तरफ केवल पानी ही पानी नजर आ रहा था, जो काफी खतरनाक लग रहा था देखने में, क्योंकि तेज हवा चलने के कारण उस नदी की पानी की लहरें काफी तेज थी और वो ऊपर से देखने में एकदम काला लग रहा था। नास हंसने लगी और हंसते हुए बोली, मर गई, वह मर गई। अब मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो जल्दी, मेरा खून बहुत ज्यादा बह चुका है। कहते कहते वह बेहोश होने वाली थी, मगर उसका गार्ड उसे जल्दी से हॉस्पिटल के लिए लेकर निकल गया। लेकिन जाने से पहले उन्होंने वी की कार को उसे ब्रिज के नीचे पानी में फेंक दिया था। वही मिस्टर राणा जो राणा मैंशन जा रहे थे, उनका दिल बहुत बेचैन हो रहा था। वह अपनी टाई को उतारकर अपनी शर्ट के 2 बटन खोल देते हैं, फिर गहरी सांस लेने लगते हैं। अचानक ही उन्होंने तेज आवाज में कहा, स्टॉप दी कार। ये सुनते ही ड्राइवर ने कार रोक दी तो मिस्टर राणा डोर ओपन करके बाहर चले जाते हैं। वह अपने बेचैन दिल को शांत कर रहे थे और लंबी लंबी सांस लेकर खुद को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। तभी एक गार्ड उनके पास आकर बोला, सर यह काफी तूफानी रात है, इस वक्त आपका कार से निकलना सही नहीं है, हमें पैलेस चलना चाहिए। लेकिन मिस्टर राणा उसकी एक भी बात नहीं सुनते। वह जाकर ब्रिज के पास खड़े हो गए। ये वही ब्रिज था जहां पर वी का एक्सीडेंट हुआ था और जहां से वी उस नदी में कूद गई थी। मिस्टर राणा पलटकर दूसरी तरफ जाने लगे। तभी उन्हें ब्रिज के पास ढेर सारा खून गिरा दिखा। उस खून को देखते ही उनकी आईब्रो का सिकुड़ गई, पर फिर वह उसे इग्नोर कर देते हैं। लेकिन वहीं पर एक ब्रेसलेट पड़ा था जिसे वह इग्नोर नहीं कर पाए। ब्रेसलेट को देखते ही उनका दिल डर के मारे धड़कने लगा। वह जल्दी से उस ब्रेसलेट को उठा लेते हैं। उनका हाथ कांप रहा था। उस ब्रेसलेट पर भी सिर्फ खून ही खून दिख रहा था। मिस्टर राणा उस ब्रेसलेट को अच्छे से पहचानते थे। उन्होंने घबराते हुए कहा, ये तो मेरे वोल्कानो परी का है। इतना कहते ही वह आसपास देखने लगते हैं। उन्हें कुछ अजीब लग रहा था। उनका दिल भी काफी देर से अजीब तरीके से धड़क रहा था, जैसे कुछ बड़ा होने वाला है। मिस्टर राणा आसपास देखते हैं, पर खून के अलावा उन्हें और कुछ नहीं नजर आया। तो वह अपने गार्ड्स को देखकर चिल्लाते हुए बोले, आसपास ढूंढो, क्या वी यहाँ पर है। कार्तिक मिस्टर राणा का असिस्टेंट था। वह थोड़ा परेशान होकर मिस्टर राणा से बोला, प्रेसिडेंट
बट यंग मैडम यहाँ क्या करेगी? उन्हें घर पर होना चाहिए या फिर मैं उनके गार्ड्स को कॉल करके पूछता हूँ वो कहाँ है। इतना कहकर वह गार्ड्स को कॉल करता है, पर कोई भी कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। ये थोड़ा अजीब था, इसलिए कार्तिक जल्दी से मिसेज राणा को कॉल करता है, पर वी घर पर नहीं थी। फिर उसने मिस्टर ओबरॉय को कॉल किया, पर वी वहां भी नहीं मिली। कार्तिक अभी थोड़ा परेशान हो ही रहा था कि अचानक वहां पर तेज बारिश होने लगी। कार्तिक जल्दी से फोन को कट करके मिस्टर राणा से बोला, प्रेसिडेंट प्लीज कार के अंदर चलिए, लगता है बारिश काफी तेज होने वाली है। पर मिस्टर राणा का दिल नहीं मान रहा था, इसलिए वह अंदर नहीं गए। वो खुद ही आसपास वी को ढूंढने लगते हैं। कार्तिक भी उनके पीछे पीछे जाता है। मिस्टर राणा ब्रिज के दूसरी तरफ थे। इस वक्त वह आसपास अच्छी रहे थे, तभी उनकी नज़र एक चीज पर पड़ी, जिसे देखते ही वह अपनी जगह पर जम गए। उनके शरीर ने जैसे काम करना बंद कर दिया था। वो कस के अपनी मुट्ठी बंद कर लेते हैं। उनका माइंड भी बिल्कुल ब्लैंक हो चुका था। वो एकदम से बोले, अंडरस्को नो। कार्तिक ने भी उस दिशा में देखा जहां पर मिस्टर राणा ने देखा था, तो वह भी एकदम से चौंक जाता है। कंटिन्यू, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल सैम पॉक्स स्टोरी फॉर मोर एपिसोड्स लाइक दिस। Welcome to my YouTube channel Sam Pock Story. Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel Sam Pock Story for more episodes like this.